डिस्क्लेमर, भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखते। ये कहानी किसी भी व्यक्ति, भावना या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर टॉप नॉवेल चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अध्याय 16, भिन्न उपनाम। अनुवादक, ये नॉवेल शिवम हरसौलिया द्वारा लिखा गया है। हॉस्टल में अपने कमरे में वापस आते ही लव को आखिरकार एहसास हुआ कि वह कितना निर्जलित हो गया है। उसका सूखा गला रेगिस्तान जैसा लग रहा था और उसकी आंखें सूख गई थीं। उसने जल्दी से आधा जग पानी पिया और फिर खिड़की खोलकर अपने कपड़े उतार दिए। ये सब गीला है, लव ने कपड़े उतारते हुए मन ही मन बुदबुदाया। किसी और चीज से पहले उसने अपने शरीर की तीखी गंध को दूर करने के लिए नहाने का फैसला किया। शॉवर की ओर जाते हुए लव अपनी हैरानी छिपा नहीं सका, क्योंकि उसे याद आया कि कैसे उसकी बहन कुछ देर पहले उसका चेहरा पोंछते समय बिना किसी शिकायत के इतनी गंध को सहन कर पा रही थी। 15 मिनट बाद तरोताज़ा और साफ सुथरा लव नहाने के बाद बाहर आया। अपने गंदे कपड़े बेसिन में भिगोने के बाद वह चप्पल पहने हुए अपने कमरे में वापस चला गया। हॉस्टल वापस आकर लव ने कल टांगी हुई पैंट को छुआ। वे अभी भी गीली थीं। लव ने आह भरी। मैं अब मुसीबत में हूं। हार न मानते हुए लव ने अपनी अलमारी ढूंढनी शुरू कर दी। उसे साफ साफ याद था कि उस सुबह पैसे ढूंढते हुए उसे एक नीली शर्ट दिखी थी। काफी खोजबीन के बाद लव को आखिरकार वह वर्दी मिल ही गई। मुझे पता था, जब इच्छा होती है तो राह निकल ही आती है। आखिरकार मेरी याददाश्त कभी धोखा नहीं देती, लव ने गर्व से कहा और उसने वह अतिरिक्त वर्दी पहन ली जो उसने बहुत समय से नहीं पहनी थी। ये तो यूनिफॉर्म होगी, स्कूल का चिन्ह है, हालांकि थोड़ा टाइट है। लव ने फिर फर्श पर बिखरे कपड़ों को समेटना शुरू किया। काम पूरा होने पर उसने बचे हुए $70 अपनी जेब में रखे और आर्य से मिलने चल पड़ा। जैसे ही वह लड़कों के छात्रावास से बाहर निकला, लव ने सहजता से लड़कियों के छात्रावास की ओर देखा। आर्य के मनमोहक दृश्य ने उसकी आंखें तुरंत मोहित कर लीं। कितनी खूबसूरती! निंगलिंग्यू को याद ही नहीं आ रहा था कि आखिरी बार उसने अपने भाई के साथ अकेले कब खाना खाया था। हालांकि खेत में उससे बातचीत करने के बाद उसे एहसास हुआ कि लव अब भी वही 6 साल पहले वाला लाड प्यार करने वाला भाई था। उसके लिए उसकी आंखों में अब भी वही कोमलता और दया थी। डांटते हुए भी उसकी आंखों में पहले जैसी ही तिरस्कार भरी नजर थी। जब वह उससे बातें कर रही थी तब भी उसका लहजा वैसा ही था, हालांकि पहले से थोड़ा ज्यादा हास्य के साथ। इस बार न सिर्फ उसने उसे टाला नहीं, बल्कि आर्य को खाने पर बुलाने की पहल भी की। उस दृश्य ने उसे 6 साल पहले साथ बिताए दिनों की याद दिला दी थी। वही भाईचारे वाला प्यार और सुरक्षा का एहसास जो उसे अपने भाई के साथ होने पर महसूस होता था। ऐसा लगा जैसे वे 6 साल पहले वापस चले गए हों। इसीलिए वह इस भोजन के लिए अपने भाई को अपना सबसे प्यारा रूप दिखाना चाहती थी और सबसे खूबसूरत दिखना चाहती थी। इसके लिए उसने अपने शरीर के हर कोने को साफ किया और अपनी पसंदीदा सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहनने का फैसला किया। ये पोशाक वह केवल विशेष अवसरों पर ही पहनती थी। अपने रूप रंग को ठीक करने के बाद उसने नीचे जाने का फैसला किया। दिन को और भी खास बनाने के लिए मौसम एकदम सही था। आसमान साफ था और सूरज शानदार ढंग से चमक रहा था। जैसे ही आर्य लव की ओर बढ़ी, तेज धूप उसके शरीर पर नाच रही थी, मानो किसी देवी के अवतरण की छवि बन रही हो। दूर से 11वीं कक्षा के एक युवा छात्र ने संयोग से निंगलिंग्यू को देखा और वह स्तब्ध रह गया। इतना कि एक बास्केटबॉल उसके सिर पर लगने के बाद भी वह विचलित रहा। भाई, भाई! आर्य, जिसने देखा कि उसका भाई उसे देखकर कितना मंत्रमुग्ध हो गया था, उसे शर्म और संतुष्टि का मिला जुला एहसास हुआ। आह! ओह! अपनी बहन की सुंदरता की विशालता से चौंकने के बाद लव ने अपना संयम वापस पा लिया। तुम क्या देख रहे हो? आर्य ने जवाब जानने के बावजूद अपने भाई को चिढ़ाया। कुछ नहीं, लव ने उत्तर दिया, उसका चेहरा अपनी बहन की स्पष्टवादिता से लाल हो गया। तो मैं कैसी दिखती हूँ? सुंदर, बहुत सुंदर! उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। शान जो भी हो, तुम निश्चित रूप से उससे 1000 गुना सुंदर दिखती हो। अगर शान ने ये सुना होता, तो शायद उत्तेजना और गुस्से से उसे खून की उल्टी आ जाती। हालांकि उस समय लव सचमुच भूल गया था कि शान कौन है। जवाब से संतुष्ट होकर आर्या हंस पड़ी। पहल करते हुए उसने लव को अपनी बाहों में भर लिया और कैफेटेरिया की ओर चल पड़ी। वैसे तुमने स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहनी थी? आजकल कोई नहीं पहनता, आर्य ने उत्सुकता से पूछा। उसके इत्र की खुशबू और आध्यात्मिक ऊर्जा की सुगंध को सूंघते हुए लव अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। खैर, यह एक लंबी कहानी है, वह हकलाया। बेशक, लव का अपनी बहन को कल रात की दुर्घटना के बारे में बताने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसने उसे बताया कि कल रात जॉगिंग करने की वजह से उसके असली कपड़े गायब हो गए थे।
उसने बताया कि उसे एक व्यक्ति मिला था जिसका पैर फिसल गया था और वह पानी में गिर गया था। भीगे हुए व्यक्ति को बचाने के बाद उसने उसे गर्म रखने के लिए अपनी सूखी कमीज दे दी। आर्य ने अपनी लंबी पलकें ऊपर उठाईं और आगे पूछा, अगर ऐसा था, तो इसका मतलब है कि अब तक तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। तुमने सबको अपनी बात क्यों नहीं बताई? समझाओ, ये मेरा तरीका नहीं है। पूरी दुनिया में मुझे सिर्फ तुम्हें ही समझाना है। आर्य ने घमंड से जवाब दिया। उस एक वाक्य ने आर्य का दिन बना दिया। उसके चेहरे पर आई बेहद खूबसूरत मुस्कान ने कैफेटेरिया के कर्मचारियों को भी चौंका दिया। कुछ देर पहले कैफेटेरिया पहुंचने से पहले ही एक छात्र अभी भी आर्य के शरीर को देख रहा था। उसकी नजरें उस सुंदरता से हट ही नहीं रही थीं। सब खत्म हो गया, मैं भी खत्म हो गया, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मुझे लगता है मैं प्यार में हूँ। छात्र ने स्वप्नवत बुदबुदाया। पूरे स्कूल में कौन है जो आर्य से प्यार नहीं करता? लेकिन बेहतर होगा कि तुम इसे छोड़ दो, नहीं तो जी जुनयान का गुस्सा तुम पर आ जाएगा। उसके दोस्त ने गेंद उठाते हुए जवाब दिया। क्या तुम अंधे हो? क्या वो उस मोटे आदमी को कसकर नहीं पकड़े हुए है? क्या वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड नहीं है? छात्र ने पलटकर जवाब दिया। बेवकूफ, वो उसका भाई है, याद है? वो लड़का जो रेत की बोरी लेकर ट्रैक के 11 चक्कर लगाता था। ये सच है कि उनका खून का रिश्ता नहीं है। वे बस नाम के भाई बहन हैं। दोस्त ने ईर्ष्या भरे स्वर में जवाब दिया, ये देखकर कि वे कितने करीब थे। अरे, तुम लोगों, क्या तुम में से किसी ने लव और आर्य को देखा? उनके पीछे से एक गरजती हुई आवाज आई। गेंद से घायल छात्र ने मुड़कर देखा तो उसके पास एक लंबा चौड़ा, हटा-कटा, लंबे बालों वाला छात्र खड़ा था। छोटे जुए के देवता मांगे अभी अभी बैंक से $10,000 लेकर लौटे थे। हॉस्टल में भाई बहनों को ना पाकर उन्होंने इन छात्रों से पूछने का फैसला किया। जिस दोस्त ने गेंद उठाई थी वह गपशप करता था, इसलिए उसने मांगे को पहचान लिया। क्षण भर के लिए स्तब्ध होकर वह बस हकलाते हुए बोल पाया, बॉस मांगे, अभी कुछ देर पहले वे स्कूल कैफेटेरिया की ओर जा रहे थे। कैफेटेरिया में वापस? अगर ऐसा है तो खाने के बाद अपने गंदे कपड़े मुझे दे देना। मैं उन्हें तुम्हारे लिए धो दूंगा क्योंकि तुम कभी भी इन चीजों को ठीक से नहीं धोते। मन ही मन आर्य सोच रही थी कि वह कैसे पैसे बचाकर अपने भाई के लिए और कपड़े खरीदना चाहती है। हालांकि उसके आखिरी $500 भी मांगे के साथ शर्त पर खर्च हो गए थे। अब वह पछतावे से भरी हुई थी और खुद को दोषी मान रही थी कि उसने इतना बड़ा दिखावा किया था। अब उसे महीने भर गुजारा करने के लिए अपने रूममेट से फिर से पैसे उधार लेने होंगे। फिर भी लव को नाराज करने के डर से उसने उसे बताने की हिम्मत नहीं की। जहां तक वादे के 20 गुना दाम की बात है, आर्य को उस पर एक शब्द भी यकीन नहीं हुआ। अगर वो सच भी होता तो उसे यकीन था कि मांगे उसे एक पैसा भी नहीं देगा। और अगर वो $10,000 जीत भी जाती तो भी उसे लेने की हिम्मत नहीं होती। अगर उसकी माँ को पता चल जाता कि उसे पैसे कैसे मिले तो शायद उसकी जिंदा ही खाल उधेड़ दी जाती। उस विचार के अंत में आर्य अपने भाई की ओर चंचलतापूर्वक जीभ निकालने से खुद को रोक नहीं सकी। वैसे तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या यहाँ कुछ अच्छा खाना भी मिलता है? लव ने कैफेटेरिया का जायजा लेते हुए पूछा। वहाँ शोर बहुत था और खाने के विकल्प उबाऊ लग रहे थे। आर्य, जो हर पल अपने भाई के करीब महसूस कर रही थी, अपने होठों को एकदम सही कोण पर मोड़ते हुए मुस्कुराए और उसने लव की ओर देखा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे बचाने का कोई मौका नहीं दूंगी। चलो, खाना खाने के लिए दूसरी मंजिल पर चलते हैं। उसने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। दूसरी मंजिल किसी होटल के लाउंज जैसी थी। माहौल ज्यादा शांत था और यह एक ऐसी जगह थी जहां अक्सर छात्र आते थे जिनके पास खाने के लिए ज्यादा पैसे होते थे। जब भी कोई खास मौका होता था तो क्लास और क्लब अक्सर यहां आते थे। किसी विशेष अवसर का जश्न मनाएं। जहां तक वास्तव में अमीर बच्चों के जन्मदिन मनाने की बात है, तो वे निश्चित रूप से स्कूल छोड़कर बड़े और शानदार होटलों में जाते हैं। अरे, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। लव ने सहमति में अपना सिर हिलाते हुए कहा। दूसरी मंजिल की उसकी एकमात्र याद पिछले लव से जुड़ी थी। ये वह जगह थी जहां लड़के को हर महीने एक बार स्कूल के दो अत्याचारी गुंडों के पास सुरक्षा शुल्क देने जाना पड़ता था। ये पिछले लव के लिए अपमान और उपहास का स्थान था। वर्तमान में लौटते हुए, जैसे ही दोनों को एक टेबल मिली, आर्य ने व्यंजन ऑर्डर करना शुरू कर दिया, जैसे कि वह कोई लंबा मंत्र पढ़ रही हो। भुना हुआ सुअर का मांस, मीठा और खट्टा सुअर का मांस, पसलियां, चिकन मशरूम स्टू। अपनी बहन के मुंह से तेजी से निकलते सारे आदेश सुनकर लव को थोड़ी चिंता होने लगी। उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। हालांकि वह इस समय अपनी बहन का अच्छा मूड खराब नहीं करना चाहता था। इसके अलावा लव जानता था कि आर्य द्वारा ऑर्डर किए गए सभी व्यंजन उसके पसंदीदा थे। मुझे यकीन है आर्य भी अपने साथ कुछ पैसे लाई होगी, है ना? चलो पहले खाना खा लेते हैं और बाद में उससे उधार ले लेते हैं।
मुझे जल्द ही कुछ पैसे कमाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, वरना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। घंटी दिन के पाठ के अंत का संकेत देने वाली घंटी बजी, जिससे लव के विचारों में बाधा उत्पन्न हुई। उसी समय मांगे दूसरी मंजिल पर दाखिल हुआ। मांगे स्कूल में नहीं रुकता था, इसलिए वह अपना नाश्ता और रात का खाना घर पर ही खाता था। दोपहर का खाना या तो बाहर खाता था या कैफेटेरिया की दूसरी मंजिल पर, इसलिए ज्यादातर कर्मचारी उसे पहचानते थे। अरे दोस्तों, मांगे आ गई है। आज आप दोपहर के खाने में क्या खाएंगे? एक कर्मचारी ने विनम्रता से पूछा। कर्मचारियों की अनदेखी करते हुए मांगे ने फर्श पर नजर दौड़ाई और देखा कि निंगलिंग यू भोजन का ऑर्डर दे रहा है और लव एक कोने में बैठा है। मैं बाद में फैसला करूंगा। मांगे ने लव की मेज की ओर सीधे चलने से पहले धीरे से उत्तर दिया। मुझे कहना पड़ेगा, साले, तुमने तो मुझे सचमुच पकड़ ही लिया। तुमने तो मेरे ख्याल ही बदल दिए। उस 25 किलो के रेत के बोरे के साथ 4.4 किलोमीटर दौड़ पाना, तुम्हारे अंदर कैसी पागलपन भरी भावना थी। अध्याय 17, छोटा जुआ भगवान स्वीकार करता है। मांगे अपनी बात पर अड़ा रहा और बिना पूछे लव के सामने बैठ गया। लव को स्पष्ट आभास था कि यह लंबे बालों वाला बच्चा कौन था। यह उस कमीने पर रेत का बोरा फेंकने के बाद हुआ था जिसने भागते हुए उसे जमीन पर गिराने की कोशिश की थी। उसने मांगे को उस आदमी को बुरी तरह लात मारते हुए देखा था जब उसने अपना सिर घुमाया था। लव ने अपनी हथेली ऊपर की ओर करके अपनी तर्जनी उंगली 3 बार ऊपर उठाई। साथ ही उसने शांत मगर उदासीन स्वर में कहा, उठो। वह उसकी बहन की सीट थी। हो सकता है कि इस बदमाश ने परोक्ष रूप से अपनी ही मदद कर ली हो, लेकिन लव को यह सब बर्दाश्त नहीं था। लव के हाव भाव देखकर मांगे एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। पूरे स्कूल में जिनकी भी हिम्मत नहीं थी कि उसका इस तरह अपमान करे। फिर भी इस निकम्मे मोटे ताजे लव ने इतनी बेपरवाही से उसे हुक्म चलाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हारा सिर टकराया या कुछ और? क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? मांगे आर्य को उसके $10,000 देने आया था। आर्य के प्रति विनम्र होना एक बात थी, लेकिन वह लव को हुक्म चलाने नहीं दे सकता था। आखिरकार लव के प्रदर्शन से कुछ समय पहले तक प्रभावित होने के बावजूद उसके बारे में उसकी धारणा पूरी तरह से नहीं बदली थी। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, जब मैं तुम्हें उठने के लिए कहता हूं तो बेहतर होगा कि तुम उठ जाओ। लव ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया। वह उत्सुक था कि यह बदमाश इतना घमंडी व्यवहार क्यों कर रहा है। मांगे हक्का बक्का रह गया। ये वो मोटा सा आदमी था जिसे सब धमकाते थे। वो हुक्म चलाने वाला लहजा और वो आत्मविश्वास। क्या ये सच में वो लड़का था जो स्कूल के 2 बड़े गुंडों को हर महीने सुरक्षा शुल्क देता था? हालांकि मांगे ने आर्य के साथ इस मुलाकात को एक सुखद मुलाकात बनाने का इरादा किया था, लेकिन लव की उसके प्रति उपेक्षा उसे गुस्सा दिलाने लगी थी। हालांकि जब उसने अपना सिर घुमाया और आर्य का आकर्षक और मनमोहक रूप देखा, तो उसका गुस्सा तुरंत गायब हो गया। वह खुद से बार बार कहता रहा कि आर्य की ओर से वह लिंग यून के अपमान को माफ कर देगा। जैसे ही मांगे ने लव को देखा, उसने बेशर्मी से ताना मारा, मैं ये सीट नहीं छोड़ रहा हूं, तो तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो, चैंप? वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि लव में उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी, भले ही उसके पास 100 आदमियों का साहस हो। लव ने मांगे को देखकर मुस्कुराया और अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसका इरादा इस कमीने को यहां से भगा देने का था। चलो, मुझे मत बताओ कि वो सच में ऐसा करने वाला है। लव की हरकतों से चौंककर मांगे बुदबुदाया। सहज ही मांगे ने बचाव के लिए अपने हाथ अपनी छाती के नीचे लपेट लिए। भाई, मांगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्य ने चिढ़कर पूछा। ऑर्डर खत्म करने के तुरंत बाद आर्य ने अपनी मेज पर शोरगुल देखा और जल्दी से अपनी मेज पर वापस आ गई। मांगे का चेहरा देखकर उसे अपने $500 याद आ गए। यही बात उसे परेशान कर रही थी और यही बात उसके लहजे को और भी उलझा रही थी। मांगे को आर्य को उसके रेशमी खुले बालों में देखने का मौका कम ही मिलता था, जो नहाने के बाद भी थोड़े गीले थे। उसकी बर्फ जैसी सफेद कमीज और स्किनी जीन्स से निखरती खूबसूरत टांगों के साथ मांगे एक पल के लिए बोल नहीं पा रहा था। मांगे के मुंह से मानो लार टपकने ही वाली थी। वो आर्य को कामुकता से घूर रहा था। मांगे के हाव भाव को देखकर लव को अपने संदेह की पुष्टि हुई कि मांगे उसकी बहन को ढूंढने आया था। अरे आर्य, मैं तुमसे मिलने आया हूं, मांगे ने सौम्य भाव से उत्तर दिया। आर्य को देखते ही उसके चेहरे पर तुरंत एक बड़ी मुस्कान आ गई। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है, कृपया चले जाओ ताकि हम अपने खाने का आनंद ले सकें, आर्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। उसे मांगे से घृणा थी क्योंकि वह अपने भाई को जुए के औजार की तरह इस्तेमाल कर रहा था और उससे गहरी नफरत करती थी। बेशक उसे ये भी डर था कि उसके भाई को पता चल जाएगा कि उसने अपने गुजारे का खर्च उस पर कैसे दांव पर लगा दिया था। इसलिए वह चाहती थी कि तांग मिंग जल्द से जल्द वहां से चला जाए। लेकिन मांगे जाने के लिए तैयार नहीं था।
सुना, वो चाहती है कि तुम चले जाओ और अगर फिर भी मना करोगे तो मुझे बुरा भला कहने का इल्जाम मत देना। लव ने ठंडे स्वर में कहा। मांगे हक्का बक्का रह गया। अब असली घमंडी कौन है? उसने दोनों भाई बहनों को देखते हुए सोचा। अब जबकि स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, छात्र धीरे धीरे कैफेटेरिया में घुसने लगे थे और बाहर शोर बढ़ता जा रहा था। ये देखते हुए कि उस सुंदरी से कुछ भी मिलने की कोई संभावना नहीं है और कैफेटेरिया में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, मांगे ने अपना काम जल्दी खत्म करने का फैसला किया। आखिरकार, अगर छात्र उसे आर्य को ये $10,000 देते हुए देख लेते, तो उसकी छोटे जुए के देवता की उपाधि पर तो कलंक लग ही जाता। जहां तक लव के उसके प्रति अनादर की बात है, तो उसे एक और दिन का इंतजार करना होगा जब आर्य उससे बदला लेने के लिए आसपास न हो। आर्य, मैं असल में तुम्हें पैसे देने आई हूं, तुम लेना भूल गई। मांगे ने जैसे ही अपनी बात जारी रखी, आर्य का चेहरा लाल हो गया। इस बदमाश की हिम्मत कैसे हुई अपने भाई के सामने ये बात उठाने की? मुझे यह नहीं चाहिए, चले जाओ। आर्य ने बेचैनी से चिल्लाया जब मांगे ने अपने बटुए में हाथ डाला। तुम्हें पैसे देने के लिए? रुको, लव ने मांगे से कहा। लव को सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी। क्या आर्य इतनी मासूम थी कि मुफ्त में पैसे देने को तैयार थी? लव ने तुरंत मांगे को अपनी सीट पर बिठा लिया क्योंकि वो मुफ्त के पैसों को यूं ही नहीं जाने देना चाहता था। बैठो बैठो, चाय पर बातें करते हैं, आर्य। लव बैठते ही मानो गाने लगा। अब तांग मेंग के प्रति उसके रवैये में 180 डिग्री का बदलाव आ गया था और वो मांगे को देखकर मुस्कुरा रहा था। गह आह, आर्य और मांगे दोनों हैरान थे। मांगे हैरान थी। अभी कुछ देर पहले लव का चेहरा जितना बेरुखी और दूर दूर था, उतना ही बेरुखी से भरा हुआ था, फिर भी अब वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। दोगलेपन की बात तो करो। आर्य तो और भी ज्यादा परेशान थी। उसने सोचा था कि उसका भाई सबसे ताकतवर और घमंडी इंसान है। फिर भी पैसा सुनते ही उसके रवैये में इतना बड़ा बदलाव आ गया। अब तो मानो लव मांगे के इशारे पर ही चलता था। अपने भाई को मांगे के लिए चाय पिलाने के लिए आखिर हो क्या रहा था? आर्य को सब कुछ गड़बड़ लग रहा था। जैसे ही उसने अपने भाई को देखा, लव उसकी ओर मुड़ा और इशारा किया। चलो, जल्दी से चाय पिलाओ। लव का अचानक बदला हुआ रूप आर्य के लिए बिल्कुल धुआंधार था। हालांकि वह अपने भाई को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह मांगे को बस एक जानलेवा नजर से देख पाए और फिर गुस्से में वहां से चली गई। मांगे की ओर लव की मुस्कान इतनी दीप्तिमान थी कि कोई सोच सकता था कि मांगे पर फूल खिल गए हैं। लेकिन मांगे को तो ये बस एक शिकारी की नजर लग रही थी जो अपने शिकार को देख रहा हो। हम कितने पैसे की उम्मीद कर रहे हैं? लव की चमकती आंखों के पीछे यही मुख्य कारण था। जब तक वह इस खाने के लिए पर्याप्त पैसे देता है, तब तक सब ठीक है। मैं उसे एक सभ्य इंसान की तरह जाने दूंगा। लव ने सोचा। लव पहले से ही मांगे को बाहर निकालने के लिए दृढ़ था, अगर वह केवल 10 से $20 के नोट ही देने वाला था। $10,500। मांगे ने सिहरन के साथ जवाब दिया। लव की भूखी आंखों को देखते ही उसका दिल मानो घुट रहा था। मांगे समझ नहीं पा रहा था कि लव क्या सोच रहा है और इसी वजह से वह सहज ही थोड़ा डर गया। पैसे की रकम सुनते ही लव लगभग अपनी कुर्सी से गिर पड़ा। ओह, मेरी तमीज कहाँ रही? हा, लव ने खुद को फिर से संभाला और कठोर भाव बनाने की कोशिश की। फिर से लव ने अपनी तर्जनी से ऊपर की ओर वही इशारा किया, इस बार एक अलग अर्थ के साथ। मांगे के लिए ये स्पष्ट था कि लव पैसे मांग रहा था। इतनी बड़ी रकम के लिए लव ने पहले काम करने और बाद में सोचने का फैसला किया। एक बार पैसे उसकी जेब में आ गए, तो मांगे चाहकर भी उसे वापस नहीं ले पाएगा। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि ये पैसे कहाँ से आए? मांगे ने उदास नजरों से पूछा और मन ही मन सोच रहा था कि उसे इतनी बुरी किस्मत का सामना क्यों करना पड़ रहा है। इन भाई बहनों की जोड़ी ने उसे ठगा है। हम इस बारे में बाद में फुर्सत में बात कर लेंगे, अभी तो पहले मुझे पैसे दो। लव ने अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। नहीं, मैं ये पैसे सिर्फ आर्य को दे रहा हूँ। मांगे ने दूसरी मंजिल की ओर जाती सीढ़ियों पर नजर दौड़ाते हुए जवाब दिया और पहले कुछ छात्रों को ऊपर आते देखा। उसी पल उसके दिल से एक उदास आह निकली। आखिरकार लोग तो उसे देखने ही वाले थे। मांगे का मन कर रहा था कि अपना सिर जमीन में गड़ा दे। जल्द ही छोटे जुए के देवता की उसकी शानदार उपाधि भी धूल में मिल जाएगी। सब एक ही बात है। आर्य, तुम वहां क्या कर रहे हो? आओ और पैसे ले लो। लव अधीरता से अपनी बहन पर चिल्लाया। आर्य, ये सोचकर कि उसके भाई ने मांगे से पूरी कहानी सुन ली है, शर्मिंदगी और माफी मांगने वाली नजर से धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। लव उठा और अपनी बहन को दीवार के सहारे एक कुर्सी पर खींचकर बैठा दिया, फिर खुद भी बैठ गया। आर्य, तुम्हारा दोस्त तुम्हें पैसे देने आया था, तुम भाग क्यों गए? लव ने नाराज स्वर में पूछा। आर्य का चेहरा एक बार फिर पके सेब की तरह लाल हो गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया, खुद को समझा नहीं पा रही थी।
पैसों के असली मालिक को वापस आते देख मांगे ने $10,500 से भरा नोटों का बंडल आर्य को थमा दिया। बंडल आर्य के सामने रखते हुए आर्य ने जल्दी से कहा, आर्य, ये रही तुम्हारी शर्त की जीत, कुल 10,500 युआन। देख लो। मांगे इस लेन देन को जल्दी से खत्म करना चाहता था, जबकि कैफेटेरिया में कम से कम लोग मौजूद थे। इसके लिए वह इतनी बड़ी रकम देने को तैयार था। आर्य ने अपने भाई की तरफ देखा। भाई के उत्साहपूर्ण भाव देखकर और यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसे कोई डांट नहीं पड़ेगी, उसकी हिम्मत लौटी। फिर भी आर्य ने बस इतना सुनिश्चित किया कि वह अपने 500 युआन वापस ले ले और नोटों का बचा हुआ बंडल वहीं छोड़ दे। मैंने बस गुस्से में शर्त लगाई थी, मेरा कोई पैसा जीतने का इरादा नहीं है ताकि आप इसे वापस ले सकें। आर्य ने उदास नज़र से मांगे को जवाब दिया। ये सुनकर मांगे के दिल में एक जोर का झटका सा लगा। $10,000 छोड़ना कोई आसान काम नहीं था, भले ही वह खुद ही क्यों न हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना कोई अंग खो दिया हो। फिर भी शर्त के सम्मान में वह हार को विनम्रता से स्वीकार करने को तैयार था। लव के शब्दों में, बुरी तरह हारने वाला होना उसकी आदत नहीं है। उसे हैरानी हुई कि सबसे मुश्किल काम पैसे न छोड़ना था। सच तो ये था कि इतनी खूबसूरत युवती ने पलक झपकाए बिना उसके पैसे लेने से इनकार कर दिया। उस पल मांगे के दिल में आर्य का स्थान और भी ऊंचा हो गया। मांगे को वह लगभग एक देवी जैसी लग रही थी जिसकी वह सिर्फ प्रशंसा कर सकता था और कभी पहुंच नहीं सकता था। मानो इसी विरोधाभास को दर्शाने के लिए लव का हाथ बिजली की तेजी से बढ़ा और उसने मुड़े हुए नोटों का बंडल उठाया और किसी के कुछ कहने से पहले ही उसे अपनी जेब में ठूंस लिया। लव बस यही सोच रहा था कि उसकी बहन इतनी मूर्ख क्यों है कि उसने थाली में परोसे गए पैसे भी ठुकरा दिए। दूसरे लोग तो तुरंत पैसे छीन लेते, फिर भी उसने दरवाजे पर रखे पैसे ठुकरा दिए। ये मेरा तरीका नहीं है, लव ने सोचा। जब दोनों आश्चर्य से देखने लगे तो लव ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया और फिर अपने चेहरे पर एक धार्मिक भाव के साथ बोला, मेरे प्यारे दोस्त, चूंकि तुम मेरी बहन से शर्त हार गए हो, इसलिए मैं उसकी तरफ से पैसे ले लूंगा। जब तक तुम ऐसा करोगे, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें हमें ये भोजन कराने की इजाजत दूंगा। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। आह, मांगे ने आह भरी, जो कि सामने आई पराजय से चकित थी। उसकी ईमानदारी की वजह से उसका क्या मतलब है? पैसे मांगे ने दिए थे, लिंग युन ने नहीं। मांगे पहली बार इतने मोटे इंसान से मिला था। फिल्मों में भी उसके जैसा बेरहम कोई किरदार नहीं था। मांगे का मन कर रहा था कि उस मोटे लव की वहीं जिंदा खाल उतार दे। वो बस आर्य के लिए कुछ रोक रहा था। फिर $10,000 खर्च करने के बाद खाने का क्या मतलब? और तो और आर्य के साथ वक्त बिताने का ये एक अनोखा मौका है, मांगे ने तर्क दिया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो सुपर टॉप नॉवेल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूल। धन्यवाद।